नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के 15वें पाठ ध्वनि के स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत हैं। आइए ध्वनि का स्वाध्याय हल करते हैं। रिक्त स्थानों पर योग्य शब्द दोहरो। ध्वनि तरंग के उच्च दाब और घनत्व वाले भाग को संपीड़न कहते हैं, तो कम दाब वाले और घनत्व वाले भाग को विरलन कहते हैं। ध्वनि के निर्माण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी ध्वनि तरंग में 1 सेकंड में बनने वाला विरलन और संपीड़न इनकी कुल संख्या 1000 है। इस ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 500 हर्ट्ज होगी। अलग अलग सुरों के लिए ध्वनि तरंगों की आवृत्ति अलग अलग होती है। ध्वनि क्षेपक में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है। दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक कारण बताओ। मुंह से अलग अलग स्वर निकालते समय स्वर तंतुओं पर तनाव बदलना आवश्यक होता है। विभिन्न स्वरों की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। यह आवृत्ति स्वर तंतुओं के तनाव पर निर्भर होती है, इसलिए मुंह से अलग अलग स्वर निकालते समय स्वर तंतुओं पर तनाव बदलना आवश्यक होता है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों का संवाद एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से सुनाई नहीं देता। चंद्रमा पर गए 2 अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे के बिल्कुल समीप खड़े होकर बोले तो भी उन्हें एक दूसरे की बातें सुनाई नहीं देंगी। चंद्रमा पर हवा नहीं है। ध्वनि संचरण के लिए आवश्यक माध्यम 2 अंतरिक्ष यात्रियों के बीच न होने के कारण उनके बीच माध्यम द्वारा होने वाला ध्वनि संचरण नहीं हो सकता। अतः वे अंतरिक्ष यात्री भ्रमण ध्वनि जैसे तंत्र ज्ञान का उपयोग कर एक दूसरे से संवाद करते हैं। भ्रमण ध्वनि में उपयोग में आने वाली विशिष्ट तरंगों को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ध्वनि तरंगों का हवा में से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण होने के लिए उस हवा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होना आवश्यक नहीं होता। हवा में से एक ध्वनि का प्रसरण होते समय एक भाग के कंपित होने वाले हवा के अणु जो ध्वनि के स्रोत से अधिक दूरी पर होते हैं, ऐसे संलग्न भाग को ऊर्जा कर देते हैं। हवा के अणु केवल माध्य स्थिति के आसपास कंपन अवस्था में होते हैं। इस कारण हवा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन होना आवश्यक नहीं होता। गिटार जैसे तंतुवाद्य से और बांसुरी जैसे फूंक वाद्य से अलग अलग स्वरों की निर्मिति कैसे होती है। गिटार यह तंतुवाद्य है। सामान्यतः इसमें 6 तार होते हैं। उंगलियों अथवा प्लास्टिक अथवा लकड़ी के छोटे टुकड़े का उपयोग करके तार छेड़कर अथवा उस पर अंगूठा घुमाकर इस वाद्य को बजाते हैं। इसमें समतल ध्वनि बॉक्स होता है, जिसमें एक गोलाकार छिद्र होता है। इसकी आवृत्ति की सीमा 3 सप्तकों की अपेक्षा अधिक होती है। तार का तनाव कम ज़्यादा करके उसी प्रकार के कंपित होने वाले भाग की लंबाई उंगली से कम ज़्यादा करके कंपन की आवृत्ति परिवर्तित करते हैं। तनाव बढ़ाने पर आवृत्ति बढ़ती है, तो कंपन करने वाले भाग की लंबाई बढ़ाने पर आवृत्ति कम होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न संगीत के स्वरों का निर्माण होता है। मानवीय स्वर यंत्र से और ध्वनि क्षेपक से ध्वनि का निर्माण कैसे होता है। मानवीय स्वर यंत्र से ध्वनि निर्मित मनुष्य में ध्वनि का निर्माण स्वर यंत्र में होता है। स्वर यंत्र श्वसन नलिका के ऊपरी भाग में होता है। स्वर यंत्र में 2 स्वर तंतु होते हैं, उसमें अत्यंत पतली धार होती है। इस जगह से हवा श्वसन नलिका में जा सकती है। फेफड़ों की हवा जब इस जगह से जाती है तब स्वर तंतु कंपित होते हैं तथा ध्वनि की निर्मिति होती है। स्वर तंतुओं से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ इन तंतुओं के तनाव को कम ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ देखिए, मानवीय स्वर तंत्र तनाव बढ़ाकर ध्वनि की आवृत्ति बढ़ा सकते हैं, जो तनाव कम करके आवृत्ति कम करते हैं। ध्वनि की आवृत्ति स्वर तंतुओं की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करती है। यह है ध्वनि निक्षेपक की आंतरिक रचना। लंबाई अथवा मोटाई ज़्यादा होने पर ध्वनि की आवृत्ति कम होती है, तो लंबाई अथवा मोटाई कम करने पर आवृत्ति ज़्यादा होती है। ध्वनि निक्षेपक से ध्वनि निर्मित आकृति में ध्वनि निक्षेपक की आंतरिक रचना दर्शाई गई है। इसमें एक स्थायी चुंबक होता है। उसके चारों ओर लपेटी गई कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र तथा स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में आंतरक्रिया के कारण कुंडली पर बल प्रयुक्त होता है। कुंडली में विद्युत प्रवाह बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के कारण यह बल भी बदलता है तथा कुंडली आगे पीछे हिलने लगती है, अर्थात कंपन करने लगती है। विद्युत प्रवाह में परिवर्तन के अनुसार इन कंपनों के आयाम तथा कंपनों की आवृत्ति इन दोनों में परिवर्तन होता है। उसके अनुसार कुंडली से जुड़े हुए पर्दे की कंपनों के आयाम तथा कंपनों की आवृत्ति इन दोनों में परिवर्तन होता है। परिणामस्वरूप इन कंपनों के कारण हवा में निर्मित होने वाली
ध्वनि की तीव्रता तथा ध्वनि तरंगों की आवृत्ति में भी परिवर्तन होता है। 5वां प्रश्न है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यह प्रयोग आकृति सहित स्पष्ट करो। यहाँ दिखाई हुई आकृति को ध्यान से देखो। कांच की हंडी, बेलजार, विद्युत की घंटी, निर्वात पंप ये दिखाया गया है। आकृति में दिखाए गए के अनुसार उपकरणों को विन्यासन का एक भाग दिखाया गया है। विद्युत घंटी से जुड़ा हुआ विद्युत परिपथ इस आकृति में दिखाया नहीं गया। इस प्रयोग में कांच की घंटी हंडी में विद्युत परिपथ लगाकर उस हंडी को समतल पृष्ठभाग पर रखते हैं। हंडी के ढक्कन द्वारा विद्युत हंडी पाए परिपथ में जोड़ सकते हैं। एक नली की सहायता से हंडी को एक निर्वात पंप से जोड़ा जाता है। प्रयोग के प्रारंभ में निर्वात पंप बंद होने पर कांच की हंडी में हवा होगी। इस समय विद्युत घंटी की कुंजी दबाने पर उसकी आवाज़ हंडी के बाहर सुनाई देती है। अब निर्वात पंप शुरू करने पर हंडी की हवा की यात्रा जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे विद्युत घंटी की आवाज़ की तीव्रता भी कम होती जाएगी। निर्वात पंप अधिक समय तक शुरू रखने पर हंडी की हवा बहुत ही कम हो जाने पर घंटी की आवाज़ अत्यंत क्षीण हो जाती है, परंतु विद्युत घंटी की मुंगरी कटोरी पर प्रहार करती हुई दिखाई देती है। इससे स्पष्ट होता है कि ध्वनि प्रसारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। 6वां प्रश्न है, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। मानवीय स्वर यंत्र, स्वर तंतु में कंपन। दूसरा है ध्वनि क्षेपक, पर्दे में कंपन। जल तरंत, हवा के स्तंभों में कंपन। स्वरित्र द्विभुज, धातुओं की भुजाओं में कंपन। तानपुरा, तारों में कंपन। इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।